अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट्स एंड एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट्स उसकी वर्किंग को देखा था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट्स या नॉर गेट्स ये बेसिकली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मेमोरी एलिमेंट बनाने के लिए, या ये बिल्डिंग ब्लॉक है एक ऐसा सर्किट बनाने के लिए जो 1 बिट की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेव कर सके। आज के लेक्चर में हमने जो लास्ट टाइम एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट्स का सर्किट स्टडी किया था उसी से ही ऑनवर्ड प्रोसीड करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे वो हम एस आर लैच फॉर नैंड गेट्स के लिए वो सारी चीज़ें डिराइव और स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर का जो भी कंटेंट है या जो भी हम प्रोसीजर पढ़ेंगे ये सारी की सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं एस आर लैच फॉर नॉर गेट्स आल्सो, लेकिन हम सिर्फ एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट्स के लिए ही स्टडी करेंगे। तो अगर हम रिकॉल करें लास्ट लेक्चर को एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट्स, तो उसमें हमारे पास ये सर्किट गिवन था एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट का, और इसमें जस्ट मैंने एक मॉडिफिकेशन की है। वहाँ पे एस और आर यूज़ किया था इनपुट, यहाँ पे उसी को एस स्टार और आर स्टार कह दिया है। तो नाम को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी हम एस स्टार और आर स्टार यूज़ करेंगे क्योंकि इसी सर्किट को हमने मॉडिफाई करना है, थोड़ा सा इसके अंदर एडवांसमेंट्स लानी है। तो दोबारा हम एस आर यूज़ करेंगे। तो कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जो लास्ट लेक्चर का एस और आर था अब उसको हम एस स्टार और आर स्टार कह रहे हैं। तो अगर लास्ट लेक्चर की समरी अगर हम देखें तो ये हमने टेबल जो है इस की वर्किंग से हमने ये टेबल ड्राइव किया था। हमने देखा था कि जब एस स्टार आर स्टार 1 0 था तो क्यू 0 हो जाता है, क्यू बार 1 हो जाता है, और इसको हम रीसेट स्टेट कहते हैं। एस स्टार 0 और आर स्टार 1, क्यू 1 होता है और क्यू बार 0 होता है, तो इसको हम सेट स्टेट कहते हैं। एस स्टार आर स्टार जब 1 1 होता है तो क्यू और क्यू बार के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, जो प्रीवियस वैल्यू होती है वही सेव रहती है, तो इसको हम मेमोरी स्टेट कहते हैं। और 0 0 पे जब एस स्टार आर स्टार 0 होता है तो क्यू और क्यू बार की वैल्यू सेम हो जाती है, या 0 0 हो जाती है या 1 1 हो जाती है, या ये फ्लिप करती रहती है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं फॉरबिडन स्टेट। और हमने देखा था कि फॉरबिडन स्टेट के अंदर जब आप 1 1 अप्लाई करते हैं तो डाटा सेव होने की बजाय वो फ्लिपिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो और वो स्टेबल ऑपरेशन सर्किट प्रोवाइड नहीं करता। ओके, अब हम क्या करने लगे हैं कि ये जो एस आर लैच है इसके साथ एक एक्स्ट्रा एक एडिशनल इनपुट अप्लाई करने लगे हैं। इस सर्किट में एक एडिशनल इनपुट अप्लाई करने लगे हैं, और इस एडिशनल इनपुट को हम कहेंगे इनेबल इनपुट। और वो एडिशनल इनपुट इनेबल इस तरह होगी कि उसका फंक्शन इस तरह होगा कि अगर वो इनेबल 0 है तो एस स्टार और आर स्टार इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा क्यू और क्यू बार के ऊपर, कि एस स्टार और आर स्टार उस टाइम डोंट केयर हो जाएंगे। और अगर वो इनेबल 1 होगी, इनपुट 1 होगी, तो एस स्टार और आर स्टार क्यू और क्यू बार को चेंज कर सकेंगे। तो हम वो देखते हैं किस तरह। ये अब हमने एडिशनल सर्किट बनाया है एस आर लैच विद इनेबल इनपुट। तो इस सर्किट के अंदर ये जो ब्लॉक डायग्राम आपको शो की हुई है एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट्स, ये एक्चुअली यही सर्किट है ये वाला, लेकिन अब इसको हम ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, अगर हम ये गेट्स भी यूज़ कर लें तब भी वही वर्किंग रहेगी, लेकिन अगर हम ब्लॉक डायग्राम यूज़ करते हैं तो ज़रा सर्किट की वर्किंग को एक्सप्लेन करना ईजी हो जाता है। तो अब अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम बनाऊं तो उसमें एस स्टार और आर स्टार इनपुट होगी और क्यू बार उसकी आउटपुट होगी। तो इसी सर्किट को हमने ये ब्लॉक डायग्राम के थ्रू शो कर दिया। और आप ये देख सकते हैं कि एस आर लैच विद इनेबल इनपुट हमने 2 नैंड गेट्स लगाए हैं, और एक नैंड गेट की इनपुट एस है और दूसरी इनपुट उस नैंड गेट की इनेबल है। दूसरे नैंड गेट की इनपुट एक इनेबल है और एक इनपुट आर है। तो ये हमने 2 नैंड गेट्स उसी सर्किट के अंदर ऐड किए हैं। तो ये जब अब ये स्टैंडर्ड है क्योंकि अभी हम सर्किट जो 1 बिट मेमोरी का सर्किट है उसको डेवलप कर रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये सर्किट पहले से 1 बिट मेमोरी के ये बने बनाए हैं, हम वही उसको स्टडी कर रहे हैं।
हम खुद से अभी इनको डिज़ाइन नहीं कर रहे, जो सर्किट्स पहले से मेमोरी के बिल्डिंग ब्लॉक्स में आते हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तो ये पहले एसआर लैच वाला सर्किट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया और ये ऊपर इसका ये टेबल भी गिवन है। तो अब हमने उसी सर्किट के साथ ये 2 नैंड गेट्स ऐड कर दिए और इस तरह ऐड किए कि नैंड गेट्स की जो इनपुट है वो एस आर और इनेबल है, और इनेबल दोनों नैंड गेट्स के साथ कॉमन है। तो अगर आप यहाँ से एस स्टार और आर स्टार की इक्वेशन फाइंड करें तो एस स्टार विल बी इक्वल टू एस इनेबल बार, क्योंकि नैंड गेट है, आर स्टार विल बी इक्वल टू आर इनेबल बार। तो आप लोगों को नैंड गेट की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नैंड गेट की प्रॉपर्टी एक बताई थी कि अगर नैंड की एक भी इनपुट 0 पे हो तो उस नैंड गेट की आउटपुट 1 होती है विदाउट लुकिंग एट दी अदर इनपुट। दूसरी इनपुट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, अगर नैंड गेट की एक इनपुट 0 पे है तो उस नैंड गेट की आउटपुट आप 1 कर सकते हैं। ओके, अब हम देखना चाह रहे हैं कि जो हमने एडिशनल 2 नैंड गेट्स इस सर्किट में ऐड किए हैं, एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट वाला सर्किट, उसके फ्रंट पे जो हमने ये 2 नैंड गेट्स लगाए हैं, इसका ओवरऑल सर्किट के ऑपरेशन पे क्या असर पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट है। तो उसके लिए हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ये इसके अंदर अगर आप देखें, अगर मैं इनेबल को 0 कर दूँ तो इनेबल 0 होने का मतलब है कि इस नैंड गेट को भी एक इनपुट 0 मिल गई और इस नैंड गेट को भी इनपुट 0 मिल गई। और आपको मैंने अभी बताया कि नैंड गेट की प्रॉपर्टी है, अगर एक भी इनपुट 0 पे हो तो उस नैंड गेट की आउटपुट 1 हो जाती है। तो ये इनेबल 0 पे है तो एस स्टार भी 1 हो जाएगा, आर स्टार भी 1 हो जाएगा। उस टाइम पे एस और आर की जो मर्ज़ी वैल्यू है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो डोंट केयर हो जाएंगे। तो अगर इनेबल 0 पे है, एस और आर उस टाइम पे डोंट केयर हो जाएंगी और एस स्टार और आर स्टार 1 हो जाएगा। और जब एस स्टार आर स्टार 1 होगा तो ऊपर वाले टेबल से हमें पता है कि जब एस स्टार आर स्टार 1 होता है तो क्यू और क्यू के ऊपर क्यू और क्यू बार नो चेंज होता है, तो मेमोरी स्टेट में होता है सर्किट। तो आप देख सकते हैं कि जब इनेबल को हमने 0 किया, एस और आर डोंट केयर हो गए, एस स्टार आर स्टार 1 होगा और एस स्टार आर स्टार के 1 होने से सर्किट मेमोरी स्टेट में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम इनेबल को 1 कर दें, अब बाकी हमने एस आर के ऊपर चारों कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1 अप्लाई करना है। अब अगर इनेबल 1 है तो एस 0 है, आर 0 है। अब एस और आर 0 है तो अभी भी एक इनपुट दोनों की 0 है, तो एस स्टार भी 1 रहेगा, आर स्टार भी 1 रहेगा। एस स्टार आर स्टार 1 होंगे तो सर्किट दोबारा मेमोरी स्टेट में चला जाएगा। इस तरह अगर इस केस में थर्ड रो में इनेबल दोबारा 1 है, अब एस को हम 0 करेंगे, आर को 1 करेंगे। अब एस क्योंकि 0 है तो एस स्टार 1 रहेगा। यहाँ पे आप इन इक्वेशन से भी एस स्टार और आर स्टार एवेल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन मैं नैंड गेट की प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर एक भी इनपुट नैंड गेट की 0 है तो वो वाला उस नैंड गेट की आउटपुट 1 होगी। तो यहाँ पे एस क्योंकि 0 है तो एस स्टार 1 हो जाएगा, और आर 1 है और इनेबल भी 1 है तो आर स्टार 0 हो जाएगा। और अब यहाँ पे एस स्टार 1 आ रहा है, आर स्टार 0 आ रहा है, तो ऊपर वाले टेबल से हमने देखा है अगर एस स्टार 1 हो और आर स्टार 0 हो तो सर्किट रीसेट स्टेट में होता है। रीसेट स्टेट में होने का मतलब यह है क्यू 0 होगा, क्यू बार 1 होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब 0 एस 0 हुआ, आर 1 हुआ, एस स्टार 1 हो गया, आर स्टार 0 हो गया, तो ये रीसेट स्टेट में चला गया सर्किट। इस तरह जब एस को हम 1 कर देंगे, आर को 0 कर देंगे। अब क्योंकि आर 0 है तो आर स्टार 1 हो जाएगा और एस स्टार 0 हो जाएगा। एस स्टार 0 हुआ और आर स्टार 1 हुआ, तो ये जो ऊपर टेबल है एस स्टार 0 है, आर स्टार 1 है, तो उस टाइम सर्किट सेट स्टेट में होता है। तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे सेट स्टेट, कि अगर आप इस सर्किट में एस को 1 करेंगे, आर को 0 करेंगे तो ओवरऑल सर्किट सेट स्टेट में होगा। सेट स्टेट में होने का मतलब ये है क्यू 1 होगा, क्यू बार 0 होगा। अब लास्ट कॉम्बिनेशन है अगर हम तीनों ही 1 1 कर दें, इनेबल भी 1 है, एस आर भी 1 1 है, तो अब ये इनेबल भी 1 है, एस भी 1 है, तो एस स्टार 0 हो जाएगा। इनेबल 1 है और आर भी 1 है तो 1 1 नैंड करेंगे तो आर भी 0 हो जाएगा। अब जब एस स्टार और आर स्टार दोनों 0 होंगे तो यहाँ से हम इस टेबल से देख सकते हैं कि जब एस स्टार आर स्टार 0 0 होता है तो सर्किट फॉरबिडन स्टेट में जाता है। फॉरबिडन स्टेट में जाने का मतलब है
कि क्यू और क्यू बार की वैल्यू सेम हो जाएंगी और वो फ्लिप करती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। तो अब ओवरऑल जब हमने एस आर लैच के साथ ये दो नैंड गेट्स ऐड किए तो ओवरऑल अब ये सर्किट का ये फंक्शन बन गया। अभी एस स्टार आर स्टार इसके इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं। अगर मैं अब ओवरऑल इस सर्किट को देखूं तो अब इसमें 3 इनपुट्स हैं, एस, इनेबल और आर, और 2 आउटपुट्स हैं, क्यू और क्यू बार। अब आप ओवरऑल इसकी वर्किंग क्या है कि अगर इनेबल 0 होगा तो एस और आर उस टाइम डोंट केयर होंगे और सर्किट मेमोरी स्टेट में होगा। अब आप एस स्टार और आर स्टार एक दफ़ा जो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं उसको इग्नोर कर दें। अगर इनेबल 1 होगा, एस आर 0 होगा तो सर्किट फिर भी मेमोरी स्टेट में होगा। ये जो सर्किट है ओवरऑल, अगर एस 0 होगा, आर 1 होगा तो ये रीसेट स्टेट में होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी तरतीब भी सीधी होगी है। अगर एस 0 है तो सर्किट रीसेट स्टेट में जा रहा है, अगर एस 1 है तो सर्किट सेट स्टेट में जा रहा है, क्योंकि एस हमारी सेट इनपुट है और आर हमारी रीसेट इनपुट है। तो अगर एस 0 है और आर 1 है तो सर्किट रीसेट स्टेट में है, अगर एस 1 है और आर 0 है तो सर्किट सेट स्टेट में है। और आपको पता है सेट स्टेट में होने का मतलब है क्यू 1 क्यू बार 0, और रीसेट स्टेट में होने का मतलब ये है क्यू इज इक्वल 0 और क्यू बार 1, और इनेबल भी 1 है, एस आर 1 ये जब दोनों हैं तो सर्किट हमारा फॉरबिडन स्टेट में जा रहा है। तो अब ये ओवरऑल इस सर्किट का ये आप कह लें टेबल बन गया, और इसको हम फंक्शन टेबल भी कहते हैं, कि जो ऐसा टेबल जो सर्किट का फंक्शन डिस्क्राइब कर रहा हो। ओके, अब इसी जो ये टेबल है ये इससे हम ये डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं। व्हेन इनेबल इज़ 0, इनेबल इनपुट जब 0 होगी तो एस आर इनपुट्स आर नॉट एबल टू चेंज द सर्किट स्टेट्स। आप देख सकते हैं कि जब इनेबल 0 हो तो एस आर डोंट केयर है, चाहे 0 है चाहे 1 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सर्किट मेमोरी स्टेट में रहेगा। और जब इनेबल 1 है तो फिर एस आर की वजह से जो सर्किट है अपने आउटपुट की जो स्टेट है वो चेंज कर सकता है। स्टेट चेंज करने का मतलब ये होता है कि क्यू और क्यू बार की वैल्यू चेंज करना। तो जब इनेबल 0 है, क्यू और क्यू बार की वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही तो सर्किट की स्टेट चेंज नहीं हो रही। जब इनेबल 1 है तो एस आर की मदद से हम क्यू और क्यू बार की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि सर एस आर इनपुट्स कैन चेंज सर्किट स्टेट ओनली व्हेन इनेबल इज़ 1। ओके, अभी तक हमने ये देखा कि हमने एक एडिशनल इनपुट ऐड कर दी इनेबल, लेकिन इनेबल ऐड करने से भी सर्किट की अंदर फॉरबिडन स्टेट अभी भी मौजूद है, फॉरबिडन स्टेट अभी तक रिमूव नहीं हुई। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि हम किस तरह ये सर्किट है एस आर लैच विद इनेबल इनपुट, किस तरह इसमें से फॉरबिडन स्टेट इस सर्किट में से रिमूव कर सकते हैं। फॉरबिडन स्टेट को रिमूव करने का मतलब ये है कि हम एस आर के ऊपर चाहे 1 अप्लाई करें, चाहे 0 करें, या चाहे कुछ और करें, सर्किट के अंदर फॉरबिडन स्टेट नहीं आनी चाहिए। फॉरबिडन स्टेट में ना आने का मतलब है कि क्यू और क्यू बार की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि सर्किट को हम किस तरह इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन करते हैं कि हमारे पास फॉरबिडन स्टेट रिमूव हो जाए और बाकी स्टेट्स एज इट इज़ रहें, कि सर्किट में मेमोरी स्टेट भी रहे, रीसेट स्टेट भी रहे, सेट स्टेट भी रहे, और फॉरबिडन स्टेट लेकिन रिमूव हो जाए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये जो सर्किट हमने स्टडी किया है, अभी इसको फर्दर मैं ब्लॉक डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप ये सर्किट्स एज इट इज़ ड्रॉ कर सकते हैं कि इस एस आर लैच की ब्लॉक डायग्राम की जगह आप ये वाला सर्किट यूज़ कर लें, तो वो इक्विवेलेंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ब्लॉक डायग्राम यूज़ करते हैं तो हमें ज़रा एक्सप्लेनेशन करने में आसानी हो जाती है। तो अब ये जो ओवरऑल सर्किट है ये वाला, इसकी भी मैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो उसकी 3 इनपुट्स होंगी, एक एस, एक इनेबल और एक आर, 2 आउटपुट्स होंगी क्यू और क्यू बार। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं ये दो नैंड गेट्स हैं, अब इसको भी ब्लॉक डायग्राम के अंदर मर्ज कर रहे हैं। तो अब ओवरऑल ये ब्लॉक डायग्राम बन जाएगी हमारे पास। तो अब ये हमारे पास जो ऊपर सर्किट हमने स्टडी किया एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट्स विद इनेबल इनपुट, ये उसका एस है, ये ई एन इनेबल, और ये आर क्यू और क्यू बार उस सर्किट की आउटपुट है। अब हम क्या करते हैं, टू रिमूव द फॉरबिडन स्टेट, एस और आर के दरमियान एक नॉट गेट लगाते हैं और एक इनपुट डिफाइन कर देते हैं डी। ये देखें कि एस और आर के दरमियान एक जस्ट नॉट गेट ऐड किया। नॉट गेट के ऐड करने से अब आप कह लें कि एस और आर ये दोनों मर्ज हो के एक इनपुट बन गई और उसको हमने डी कह दी। और यहाँ से
और ये जो सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट बना है कि एस और आर के दरमियान हमने नॉट गेट ऐड किया और दो एस और आर इनपुट्स को मर्ज करके एक इनपुट बना दिया डी, और ये इनेबल एज इट इज़ है, इसको कोई चेंज नहीं किया। तो इस सर्किट हम कहते हैं डी लैच या ट्रांसपेरेंट लैच। और इसके अंदर जस्ट हमने एक मॉडिफिकेशन की है कि एस और आर इनपुट्स के दरमियान एक नॉट गेट ऐड कर दिया। अब इस नॉट गेट के ऐड करने से क्या इफ़ेक्ट आया सर्किट के ऊपर, वो हम इसके फंक्शन टेबल से देखते हैं। अब अगर यहाँ से मैं एस और आर की इक्वेशन फाइंड करूँ तो एस इज़ इक्वल टू डी डायरेक्टली, क्योंकि डी डायरेक्टली एस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, और आर इज़ इक्वल टू डी बार, क्योंकि नॉट गेट होके टी की तरफ जा रहा है। अब हम इस सर्किट का जो फंक्शन टेबल है वो हम इसका स्टडी करते हैं। ओके, अब ये जो एस ई एन और आर, ये एस आर लैच विद इनेबल इनपुट, ये इसके इंटरनल इनपुट्स हैं, और जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं डी और इनेबल, और क्यू बार एक्सटर्नल आउटपुट्स हैं। अब हम उसी तरह जब ई एन को ज़ीरो करेंगे, ई एन को ज़ीरो करने से क्या होगा, एस ज़ीरो हो जाएगा और आर वन हो जाएगा। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा है कि जब इनेबल ज़ीरो होगा इस एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट विद इनेबल इनपुट, इसका ऊपर हमने अभी ये फंक्शन अभी डिराइव किया था कि जब इनेबल ज़ीरो होगा तो एस और आर जो मर्ज़ी हैं सर्किट मेमोरी स्टेट में होगा। तो यहाँ पे भी हम वही टेबल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जब इनेबल ज़ीरो होगी तो डी चाहे जो मर्ज़ी हो, तो डी अगर जो मर्ज़ी है, मतलब डी डोंट केयर है, एस आर भी डोंट केयर होंगे, तो सर्किट मेमोरी स्टेट में होगा। तो इनेबल अगर ज़ीरो होगा तो डी चाहे ज़ीरो है चाहे वन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एस आर डोंट केयर रहेंगे और सर्किट हमारा मेमोरी स्टेट में रहेगा। मेमोरी स्टेट में रहने का मतलब ये है कि क्यू और क्यू बार की वैल्यूज़ जो पहले से मौजूद हैं वही सेव रहेंगी। ओके, नेक्स्ट अब अगर इनेबल को वन कर दें, इनेबल वन कर दें, और अगर डी ज़ीरो, अगर डी ज़ीरो होगा तो एस ज़ीरो होगा, और अगर डी ज़ीरो होगा तो आर वन होगा, क्योंकि आर इज इक्वल टू डी बार। तो अगर इनेबल वन है, डी ज़ीरो होगा, तो इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो एस आर पे जाएगी वो, अगर डी ज़ीरो होगा तो एस ज़ीरो होगा, आर वन होगा। तो अगर हम ये देखें 101 पे ऊपर वाले टेबल से, अगर इनेबल वन है, एस ज़ीरो हो तो आर वन हो, तो सर्किट हमारा रीसेट स्टेट में जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इनेबल वन होगा, डी ज़ीरो होगा, तो सर्किट हमारा रीसेट स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि उस टाइम एस ज़ीरो होता है और आर वन होता है। नेक्स्ट अगर इनेबल को वन कर दें और डी को वन कर दें तो एस डायरेक्टली वन हो जाएगा, और आर इज इक्वल टू डी बार है तो आर ज़ीरो हो जाएगा। अब जब एस वन और आर ज़ीरो हो और इनेबल वन हो, तो हमने यहाँ लास्ट टेबल में देखा था, अगर इनेबल वन हो, एस वन और आर ज़ीरो, तो सर्किट सेट स्टेट में होता है। सेट स्टेट में होने का मतलब है कि क्यू वन है और क्यू बार ज़ीरो है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यू जब इनेबल वन है, डी वन है, तो सर्किट इनेबल वन एस वन होता है और आर ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से सर्किट सेट स्टेट में चला जाता है। अब आप ये देख लें, अब ये सारे कॉम्बिनेशन हमने टेस्ट कर लिए। अब आप जो मर्ज़ी ई एन और डी की वैल्यू जो मर्ज़ी अप्लाई कर लें, सर्किट कभी भी फॉरबिडन स्टेट में नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले टेबल के अंदर हमने ये देखा सर्किट फॉरबिडन स्टेट में उस टाइम जाता है जब एस और आर दोनों वन वन हो। अगर एस और आर वन वन हो तब सर्किट फॉरबिडन स्टेट में जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एस और आर के दरमियान नॉट गेट लगा दिया। उस नॉट गेट के लगाने से क्या होगा, अगर एस वन पे होगा तो आर ज़ीरो पे होगा, अगर एस ज़ीरो पे होगा तो आर वन पे होगा। तो कभी भी ये दोनों वन वन पे एट द सेम टाइम नहीं हो सकते। जब ये एट द सेम टाइम पे वन वन नहीं, एस और आर जब दोनों वन वन नहीं होंगे तो ये सर्किट कभी भी फॉरबिडन स्टेट में नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एस और आर के दरमियान नॉट गेट लगाने से और दोनों इनपुट्स को मर्ज करके डी कहने से क्या हुआ कि हमारे पास सर्किट में मेमोरी स्टेट भी आ रही है, रीसेट स्टेट भी आ रही है, सेट स्टेट भी आ रही है, लेकिन सर्किट में फॉरबिडन स्टेट हमने रिमूव कर दी। क्योंकि फॉरबिडन स्टेट उस टाइम आती है सर्किट में जब एस और आर वन वन हो, और जब एस और आर के दरमियान नॉट गेट लग गया है तो फिर वो कभी भी एट द सेम टाइम वन वन नहीं हो सकते। अगर एस वन पे होगा तो आर ज़ीरो पे होगा, अगर एस ज़ीरो पे होगा तो आर वन पे होगा। तो इस तरह हमने एस आर लैच विद यूजिंग नैंड गेट विद इनेबल इनपुट, जब उसके साथ एक्सटर्नल एक नॉट गेट लगाया एस और आर इनपुट्स के दरमियान, तो सर्किट से जो फॉरबिडन स्टेट है वो हमने रिमूव कर दी। फॉरबिडन स्टेट के रिमूव होने का मतलब ये है कि अब क्यू और क्यू बार की वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकेगी।
ओके, अभी तक जो ये ट्रांसपेरेंट लैच या डी लैच जो हमने पढ़ी है, इसके अगर हम अब इसको भी अगर नॉट गेट को भी ब्लॉक डायग्राम के अंदर मर्ज कर दें तो ओवरऑल इसकी दो इनपुट्स हैं इस सर्किट की, डी और इनेबल, और दो आउटपुट्स हैं क्यू और क्यू बार। तो इसकी अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करेंगे, इसका ग्राफिकल सिंबल ड्रा करें तो वो इस तरह है, डी और इनेबल ये इनपुट्स हैं, क्यू और क्यू बार इसकी आउटपुट्स हैं, और इसको हम कह रहे हैं डी लैच, ये इसका सिंबल है। इस तरह नैंड का सिंबल होता है, नॉर का होता है, एंड बाकी गेट्स का सिंबल है, इस तरह ये डी लैच का सिंबल है। अगर हम किसी सर्किट के अंदर डी लैच यूज़ करना चाहेंगे तो हम उसका ये वाला सिंबल वहाँ पे सर्किट में यूज़ करेंगे। ओके, अब इसके अंदर जो ये इनपुट्स आ रही हैं, इनपुट्स और आउटपुट्स, उसको उनको मैं ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी हमारे पास डी लैच की इनपुट है, और इसको हम डाटा इनपुट भी कहते हैं कि 1 बिट डाटा विच वी वांट टू स्टोर। तो इस डी लैच के अंदर जो डाटा हम स्टोर करना चाह रहे हैं, अब ये आप ये कह सकते हैं कि ये डी लैच अब एक 1 बिट मेमोरी डिवाइस बन गई है, कि एक ऐसी डिवाइस है जो 1 बिट की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेव कर सकती है। ये कि ऐसा सर्किट है डी लैच का जो 1 बिट की इंफॉर्मेशन अपने अंदर सेव कर सकता है। तो अब आप ये कह सकते हैं अभी तक हमने जो ये स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट सर्किट है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं 1 बिट की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर रैम होती है, तो अगर वो रैम है 1000 बिट्स की, तो उसका मतलब है उस रैम के अंदर इस तरह की 1000 सर्किट्स की कॉपीज़, या उसके अंदर 1000 डी लैच लगी होंगी, जो कि हर डी लैच 1 बिट की इंफॉर्मेशन सेव कर रही होगी। तो वो रैम हमारे पास 1000 बिट्स की बन जाएगी, या 1 किलोबाइट 1000 बिट्स की वो बनेगी। ओके, तो ये बेसिकली ये जो सर्किट है ये 1 बिट की इंफॉर्मेशन को सेव करता है। तो इस सर्किट की जो डी इनपुट है वो 1 बिट डाटा विच वी वांट टू स्टोर। तो जो डाटा हम इस सर्किट में सेव करना चाह रहे हैं डी लैच के अंदर, वो हम डी के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो उसको हम डाटा इनपुट कहते हैं। क्यू इस सर्किट की आउटपुट है, जो भी इंफॉर्मेशन इस सर्किट के अंदर सेव होगी वो क्यू के ऊपर अपीयर हो रही होगी, और क्यू बार हमेशा क्यू का कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो आप इस तरह कह सकते हैं क्यू बार के ऊपर कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये जस्ट क्यू का ही कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन है। और इनेबल इस सर्किट का कंट्रोल है कि जब इनेबल 0 होगा तो सर्किट मेमोरी स्टेट में होगा, और जब इनेबल 1 होगा तो जो भी डी पे आ रहा होगा वो इस सर्किट के अंदर सेव हो जाएगा। आप इस डी लैच को कंसीडर कर सकते हैं एक लॉकर की तरह। ये एक लॉकर है और ये इनेबल इस लॉकर की की है। अगर आप इनेबल को 0 कर देंगे तो ये लॉकर क्लोज़ है। क्लोज़ होने का मतलब है कि अब जो भी इसके अंदर मौजूद है वो सेव रहेगा। अब अगर आप इस लॉकर में से प्रीवियस जो चीज़ है जो आपने सेव किया था उसको रिमूव करके नई कोई चीज़ सेव करना चाह रहे हैं, तो आप इनेबल को 1 कर देंगे। उस टाइम पे डी पे 0 होगा तो यहाँ पे डी 0 सेव हो जाएगा। अगर डी पे 1 होगा तो यहाँ पे 1 सेव हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आपने इनेबल को 1 कर दिया तो इट मीन्स कि लॉकर अब खुल गया। अब जब लॉकर खुल गया तो डी पे जो कुछ भी अवेलेबल है, 0 है या 1 है, वो अब इसके अंदर सेव हो जाएगा। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने डी को 0 या 1 करके इसके अंदर वो डाटा सेव करवा दिया, क्यू के ऊपर वो आ गया, अब आप चाहते हैं कि वो सेव हो जाए, परमानेंट सेव हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इनेबल को 0 करेंगे। इनेबल को 0 करने से यही मीनिंग होगी कि आपने लॉकर को क्लोज़ कर दिया। अब चाहे डी चेंज भी होता रहेगा तो उसके ऊपर जो क्यू है, जो इसके अंदर जो सेव हो रहा है उस चीज़ को बता रहा है, वो अब चेंज नहीं होगा। तो ओवरऑल हमारे पास इस डी लैच का ये फंक्शन है कि इनेबल 0 है तो डी जो कुछ मर्ज़ी है तो सर्किट मेमोरी स्टेट में है। अगर इनेबल 1 है तो अगर डी 0 है तो आपने सर्किट रीसेट स्टेट में। अगर इनेबल 1 है, डी 1 है तो सर्किट सेट स्टेट में। इनेबल को हम कंट्रोल इनपुट भी इसकी कह सकते हैं। तो व्हेन इनेबल इज़ 0, जब इनेबल 0 होगा तो जो मर्ज़ी वट एवर वैल्यू विच वाज प्रेजेंट ऑन क्यू और क्यू बार, क्यू और क्यू बार के ऊपर जो पहले से वैल्यू मौजूद होगी वही स्टोर रहेगी, वही सेव रहेगी, और वो तब तक सेव रहेगी जब तक इनेबल 0 रहेगा। आप कह लें कि वो लॉकर के अंदर वो वैल्यू तब तक मौजूद रहेगी जब तक लॉकर क्लोज़ है, और लॉकर क्लोज़ होने का मतलब है इनेबल 0 है। वैन इनेबल इज़ 1, जब इनेबल 1 है तो इट मीन्स लॉकर ओपन हो गया। अब लॉकर ओपन है तो इफ़ डी 0, तो अब लॉकर में अगर आप 0 प्लेस करवा रहे हैं तो वो 0 को स्टोर कर लेगा, प्रीवियस वैल्यू जो भी इसकी थी उसको ओवरराइट करके 0 अपने अंदर सेव कर लेगा, क्योंकि अब लॉकर का दरवाज़ा खुला है। डी इज़ 1, डी 1 का मतलब है कि अब आप उस के अंदर 1 सेव कर रहे हैं।
तो इससे डिस्क्रिप्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि अगर इनेबल ज़ीरो है डी लैच में तो ज़ीरो होने से क्या होगा कि डी की जो मर्ज़ी वैल्यू है उसका क्यू और क्यू बार के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो उसको हम कहेंगे सर्किट डी लैच का उस टाइम मेमोरी स्टेट में है। अगर इनेबल वन है तो क्यू विल बी इक्वल टू डी, तो डी ज़ीरो है तो क्यू ज़ीरो होगा। अगर इनेबल वन है तो डी इज़ इक्वल टू अगर वन है तो क्यू वन हो जाएगा और ये सेट स्टेट में चला जाएगा। तो ये ओवरऑल जो हमने डी लैच, ये वाली जो डी लैच है इसका सर्किट, ये इसका मेन फंक्शन टेबल है। इस फंक्शन टेबल से हमने ये देखा है कि अगर इनेबल ज़ीरो है तो सर्किट में क्यू और क्यू बार के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, सर्किट मेमोरी स्टेट में। और अगर इनेबल वन है तो इट मीन्स कि जो भी डी की वैल्यू है वही वैल्यू अब क्यू के ऊपर आ जाएगी कि अब आप वो नई वैल्यू या नई इन्फॉर्मेशन सर्किट के अंदर सेव करवा रहे हैं। ओके, अब इसी ये जो टेबल हमने पढ़ा है डी लैच का टेबल, फंक्शन टेबल, इसी को हम ये वेव फॉर्म्स की मदद से भी समझ सकते हैं। इसको इसके टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। तो हमारे पास अब ये एक इनेबल इनपुट है, तो ये इनेबल का वन लेवल है कि हमने इनेबल को वन किया हुआ इतनी देर तक, फिर इनेबल को ज़ीरो कर दिया, फिर इनेबल को वन कर दिया, तो ये ज़ीरो और वन इनेबल को शो कर रहा है। इस तरह ये डी इनपुट है, तो डी यहाँ तक वन है, फिर आगे डी ज़ीरो हो गया, फिर डी वन हो गया, फिर ज़ीरो हो गया एंड सो ऑन। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर इनेबल और डी, क्योंकि ये यूज़र के पास है इनपुट्स हैं, और अगर इनेबल और डी की ये वाली वेव फॉर्म्स इस तरह की हों कि इस तरह 1-0 बाइनरी वेव फॉर्म्स इस तरह हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्यू की वेव फॉर्म किस तरह होगी। तो वेव फॉर्म ड्रा करने से पहले आपको ये टेबल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर इनेबल ज़ीरो है तो क्यू और क्यू बार की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और अगर इनेबल वन है तो जो डी की वैल्यू होगी वही क्यू की वैल्यू होगी। तो हम ये टेबल यूज़ करेंगे इन वेव फॉर्म्स, इस क्यू की वेव फॉर्म को ड्रा करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इनेबल वन है और डी भी वन है। डी का ये वन लेवल है और ये वाला ज़ीरो लेवल है। अगर इनेबल इसमें वन है, डी भी वन है, तो टेबल हमें क्या कहता है कि अगर इनेबल वन है और डी वन है तो क्यू वन होगा और क्यू बार ज़ीरो होगा। हमने जस्ट क्यू के भी वेव फॉर्म ड्रा करनी। अगर इनेबल वन है तो मैंने आपको बताया जो क्यू है, जो डी है वही क्यू होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनेबल वन है तो जो डी है वही क्यू होगा। तो डी यहाँ से लेकर यहाँ तक वन है तो हमने क्यू को यहाँ से लेकर यहाँ तक वन ड्रा कर दिया। ओके, नेक्स्ट अगर देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इनेबल वन है, डी ज़ीरो हो गया, तो क्योंकि इनेबल अभी भी वन है तो जो डी होगा वही अब क्यू होगा। तो डी यहाँ पे ज़ीरो है तो क्यू भी ज़ीरो हो जाएगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इनेबल वन है, डी वन हुआ तो क्यू भी वन हो गया। देखिए यही टेबल हम यूज़ करेंगे, जब तक इनेबल वन है जो डी की वैल्यू होगी वही क्यू की वैल्यू होगी। तो यहाँ भी इनेबल वन है। अब नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें इनेबल वन है अभी भी, डी यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो क्यू भी ज़ीरो हो गया। तो जब तक इनेबल वन रहेगा जो क्यू आउटपुट है वो डी को फॉलो करेगी, तो यहाँ तक वही आ रही है। लेकिन इस पॉइंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक इनेबल ज़ीरो हो गया। अब जब इनेबल ज़ीरो हो जाता है तो अब डी का इफ़ेक्ट ख़त्म हो गया। अब क्यू और क्यू बार के ऊपर चेंज नहीं होगा, जो उनकी वैल्यू आ चुकी है वो वही रहेगी। तो जब जैसे ही इनेबल ज़ीरो हुआ उससे पहले क्यू की वैल्यू ज़ीरो आ चुकी थी। अब जब तक इनेबल ज़ीरो है तब तक डी चेंज भी होता रहे, क्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये ज़ीरो, जब इनेबल यहाँ पे ज़ीरो हुआ तो उस टाइम क्यू ज़ीरो था, तो अब यही क्यू की वैल्यू यहाँ तक आगे तक एक्सटेंड करने के, जब तक हमारे पास इनेबल ज़ीरो रह रहा है। तो आप देखें इस इंटरवल के अंदर जब इनेबल ज़ीरो है डी चेंज भी हो रहा है लेकिन क्यू के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। तो ये यहाँ से इस टेबल की रो नंबर 1 से ये हम वेव फॉर्म ड्रा कर रहे हैं। अब जब मैं इस पॉइंट के ऊपर आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इनेबल वन है, तो अगर क्योंकि इनेबल वन हो गया अब क्यू डी को फॉलो करेगी, तो डी यहाँ पे वन है तो क्यू वन हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इनेबल वन है, तो जब इनेबल वन है तो क्यू डी को फॉलो करेगी, और डी यहाँ पे ज़ीरो है तो क्यू ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इनेबल वन है तो क्यू डी को फॉलो करेगी, और डी यहाँ पे वन है तो क्यू भी वन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनेबल फिर ज़ीरो हो गया। अब जब इनेबल ज़ीरो होगा
तो क्यू का इफेक्ट फिर डी का इफेक्ट फिर ख़त्म हो जाएगा। अब डी डोंट केयर है, क्यू चेंज नहीं होगा। अब ये देखें यहाँ पे इनेबल 0 हो रहा है, तो इससे पहले क्यू की वैल्यू 1 हो चुकी थी। जैसे ही इनेबल 0 हुआ अब क्यू वही 1 रहेगा, इवन का डी चेंज भी होता रहे। तो जब तक इनेबल 0 रहेगा क्यू की वैल्यू 1 रहेगी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये डी लैच की टाइमिंग डायग्राम है। और क्यू बार की मैंने वेव फॉर्म ड्रॉ नहीं की, अगर वो ड्रॉ करना चाहें तो वो हमेशा कम्प्लीमेंट ऑफ क्यू होगा। अगर यहाँ पे क्यू 1 है तो क्यू बार यहाँ पे 0 होगा, अगर यहाँ पे क्यू 0 है तो क्यू बार 1 होगा, एंड सो ऑन। तो आपको पेपर में इस तरह की टाइमिंग डायग्राम भी पूछी जा सकती हैं कि इनेबल और डी की फॉर एग्जांपल आपको वेव फॉर्म दे दी जाए और कहा जाए कि आप क्यू या क्यू बार की वेव फॉर्म ड्रॉ करें, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है वह है स्टोरेज एलिमेंट्स या फ्लिप फ्लॉप्स। इससे पहले कि मैं इनकी तरफ आऊँ फ्लिप फ्लॉप्स की तरफ, आपको मैं ये कुछ टर्म्स हैं ये डिफ़ाइन करवाना चाह रहा हूँ। अगर हमारे पास एक इस तरह का एक सिग्नल हो कि पहले उसकी 0 वैल्यू आ रही है, फिर 1 वैल्यू आ रही हो, फिर 0 आ रहा हो, फिर 1 आ रहा हो, फिर 0 आ रहा हो, तो इस सिग्नल के एक साइकिल के अंदर, एक साइकिल का मतलब है कि एक पॉजिटिव और एक ये नेगेटिव, एक साइकिल के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट ये होता है कि पहले सिग्नल 0 है और ये 1 है, तो 0 से 1 के दरमियान जब चेंज हो रहा है तो ये जो चेंज वाला पोर्शन है, जो ये लाइन वाला है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एज। क्या आप कह सकते हैं कि ये 0 से 1 के अंदर जब ट्रांजिशन हो रही है, चेंज हो रहा है, तो चेंज वाला ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एज। अब आगे जब तक सिग्नल 1 पे रह रहा है, बाइनरी सिग्नल, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव लेवल है उसका। आगे जब 1 से 0 के अंदर चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंज है, ये जो डाउनवर्ड लाइन लगाई हुई है, जब सिग्नल 1 से 0 के अंदर चेंज हो रहा है तो इसको हम कहते हैं सिग्नल नेगेटिव एज पे है। और जब वो एग्जैक्टली 0 हो गया तो हम कहते हैं सिग्नल का नेगेटिव लेवल है। इस तरह ये नेगेटिव लेवल है, ये पॉजिटिव एज आ गया, ये पॉजिटिव लेवल आ गया, ये नेगेटिव एज आ गया और ये नेगेटिव लेवल आ गया, एंड सो ऑन। जब तक ये सिग्नल रिपीट करता रहेगा उसके अंदर ये 4 चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, पॉजिटिव लेवल, नेगेटिव लेवल, पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज। ओके, अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ये डिफ़ाइन करने लगा हूँ कि जो लैच है, डी लैच जो ऊपर हमने पढ़ी है, या ट्रांसपेरेंट लैच, वो लेवल सेंसिटिव डिवाइस है या लेवल सेंसिटिव सर्किट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये टाइमिंग डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। आपने देखा कि जब तक, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जब तक इनेबल 1 थी तब तक जो डी इनपुट है वो क्यू के अंदर शिफ्ट हो रही थी, या जब तक इनेबल 1 थी तब तक क्यू फॉलो कर रहा था डी को, कि जो डी की वैल्यू आती क्यू वही वैल्यू ले लेता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनेबल जब तक 1 है, तो अगर मैं इसको अब इस तरह, क्योंकि 1 पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि इनेबल इनपुट जब 1 है तब डी से क्यू की तरफ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अब इसको हम कहेंगे कि जो डी लैच है ये लेवल सेंसिटिव डिवाइस है। इसका मतलब ये है कि जब तक इनेबल का लेवल 1 रहता है तब तक वो डाटा डी से क्यू की तरफ ट्रांसफ़र करती है। या मोर स्पेसिफिकली इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि इनेबल 1 है तब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है डी से क्यू की तरफ, तो हम डी लैच को जो अभी हमने स्टडी किया उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव लेवल ट्रांसफ़र सेंसिटिव डिवाइस है, कि जब इनेबल का पॉजिटिव लेवल आ रहा है, कि जब इनेबल 1 पे रह रही है तब डी से क्यू की तरफ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। इस तरह डी लैच इस तरह भी हो सकती है कि जब इनेबल 0 होता है वो डाटा ट्रांसफ़र करे, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव लेवल सेंसिटिव डिवाइस। तो अगर कोई भी लैच ऐसी हो, फॉर एग्जांपल SR लैच या SR लैच यूजिंग नैंड गेट, नॉर गेट या डी लैच, वो डाटा इनपुट से आउटपुट की तरफ उस टाइम पे ट्रांसफ़र करें जब इनेबल इनपुट 1 हो या उसका लेवल 1 रहे, तो हम ऐसी डिवाइस को या ऐसे सर्किट को कहते हैं कि वो लेवल सेंसिटिव सर्किट है। दैट इज़ एज लॉन्ग एज द इनेबल इनपुट और द कंट्रोल इनपुट इनेबल 1 रहे, द चेंजेस ऑन द इनपुट डी आर रिफ्लेक्टेड ऑन आउटपुट क्यू, कि जो डी के ऊपर चेंजेस होती हैं वही क्यू के ऊपर वही चेंजेस आ जाती हैं। तो अगर इनेबल के 1 रहने के साथ डाटा ट्रांसफ़र हो रहा हो तो उस लैच को हम कहेंगे कि वो लेवल सेंसिटिव लैच है या पॉजिटिव लेवल सेंसिटिव लैच है या डिवाइस है।
अगर इस तरह इनेबल के ज़ीरो रहने पे डाटा ट्रांसफ़र हो डी से क्यू की तरफ, तो हम उसको कहेंगे नेगेटिव लेवल सेंसिटिव डिवाइस या नेगेटिव लेवल सेंसिटिव सर्किट। जो हमने पढ़ा है ये सर्किट ऊपर डी लैच का, ये लेवल सेंसिटिव सर्किट है डी लैच का, लेकिन ये पॉजिटिव लेवल सेंसिटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स। जिस तरह डी लैच 1 बिट के इंफॉर्मेशन को अपने अंदर सेव करती है और इनपुट डी से आउटपुट क्यू की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करती है, उस टाइम जब इनेबल 1 रहे तो हम उसको लैच कहते हैं। अगर डी लैच इस तरह ऑपरेशन परफॉर्म करे कि वो इनपुट डी से आउटपुट क्यू की तरफ डाटा ट्रांसफ़र करे उस टाइम जब पॉजिटिव एज जाए या नेगेटिव एज जाए, मतलब सिर्फ एज पे डाटा ट्रांसफ़र करे, तो उसी डी लैच को फिर हम कहेंगे कि वो फ्लिप फ्लॉप बन गया। इसको मैं रिपीट करता हूँ। अगर हमारे पास कोई लैच का सर्किट या कोई मेमोरी एलिमेंट या मेमोरी सर्किट इस तरह काम कर रहा है कि वो इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा उस टाइम पे ट्रांसफ़र करे जब इनेबल इनपुट का या कंट्रोल इनपुट का पॉजिटिव एज जाए या नेगेटिव एज जाए, लेवल पे डाटा ट्रांसफ़र ना करे पॉजिटिव या नेगेटिव लेवल पे, बल्कि एज पे डाटा ट्रांसफ़र करे, तो उसी लैच को या उसी सर्किट को हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर डिवाइसेस। तो एज ट्रिगर डिवाइसेस का मतलब ये है कि ये वही मेमोरी एलिमेंट्स हैं जिस तरह डी लैच है, लेकिन इनमें एक डिफरेंस ये होता है कि लेवल पे इनपुट से आउटपुट की तरफ डाटा ट्रांसफ़र नहीं करते बल्कि एज पे करते हैं। दैट इज चेंजेस ऑन द इनपुट डी, इनपुट डी के ऊपर जो भी सिग्नल होगा आर रिफ्लेक्टेड ऑन आउटपुट क्यू, वो आउटपुट क्यू की तरफ उस टाइम पे जाएगा व्हेन पॉजिटिव और नेगेटिव एज ऑफ ई एन इनपुट कम्स। तो ये डिफरेंस है फ्लिप फ्लॉप्स का और लैचेस का। दोनों सेम मेमोरी एलिमेंट्स हैं, 1 बिट की इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं, लेकिन तो जो लैचेस हैं ये फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ऑल लैचेस आर लेवल सेंसिटिव डिवाइसेस वाइल ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर एज सेंसिटिव डिवाइसेस। फ्लिप फ्लॉप्स आगे हमने पढ़े हैं काफ़ी, तो जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हम पढ़ेंगे वो एज सेंसिटिव होते हैं। वो पॉजिटिव एज पे भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नेगेटिव एज पे भी कर सकते हैं। इस तरह लेवल सेंसिटिव जो लैचेस होती हैं वो पॉजिटिव लेवल पे भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है इनपुट से आउटपुट की तरफ, और नेगेटिव लेवल पे भी कर सकती हैं। ओके, अब हम देखने लगे हैं अभी हम देखने लगे हैं एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। जिस तरह पहले हमने डी लैच या ट्रांसपेरेंट लैच पढ़ी है, वो लैच क्या थी कि जब तक इनेबल 0 है वो मेमोरी स्टेट में थी, और जब इनेबल 1 है तो Q इज़ इक्वल टू डी, क्योंकि वो लेवल पे डाटा ट्रांसफ़र कर रही थी जब इनेबल का पॉजिटिव लेवल आ रहा था। अब ये हमारे पास ये जो सर्किट गिवन है इसको हम कहते हैं एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप। एज ट्रिगर्ड ना भी कहें, सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा उसका ऑटोमेटिकली मीनिंग यही होगा कि वो एज पे डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है कंट्रोल सिग्नल के एज के ऊपर। अब ये जो हमारे पास सर्किट गिवन है इसके अंदर 2 लैचेज़ आ रही हैं। ये फर्स्ट लैच है उसको मास्टर लैच कहा हुआ है, मास्टर डी लैच, और ये सेकंड लैच है इसको स्लेव डी लैच कहा हुआ है, और दोनों के इनेबल इनपुट्स के दरमियान ये नॉट गेट लगा हुआ है, और दोनों का जो एक कॉमन सिग्नल है इनेबल का उसको क्लॉक कह दिया, CLK फॉर क्लॉक या कंट्रोल सिग्नल। इससे पहले कि मैं इस ओवरऑल सर्किट की, जब ओवरऑल सर्किट डी फ्लिप फ्लॉप का है, अब क्योंकि मैंने इसको फ्लिप फ्लॉप कह दिया तो इसका मतलब ये है कि ये इनपुट डी से आउटपुट क्यू की तरफ डाटा उस टाइम पे ट्रांसफ़र करेगा जब इस क्लॉक का एज जाएगा, पॉजिटिव एज जाएगा या नेगेटिव एज जाएगा। तो इससे पहले कि मैं इस ओवरऑल सर्किट इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करूं, आपको ये मास्टर लैच डी लैच या स्लेव डी लैच, इनका क्योंकि ये डी लैचेज़ ही हैं तो इनका ये आपको ट्रूथ टेबल जो ऊपर हमने काफ़ी डिटेल से स्टडी किया इसको दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ। अगर इनेबल 0 होता है किसी भी लैच का तो उसकी डी इनपुट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्यू और क्यू बार के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। अगर इनेबल 1 है तो जो डी की वैल्यू है वही क्यू की वैल्यू होगी।
तो ये बेसिकली आप कह रहे हैं फंक्शन टेबल है इसका भी और इसका भी। अब दोनों की इनेबल इनपुट्स के दरमियान क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है, अगर ये क्लॉक सिग्नल अगर ये 1 है, यहाँ से हम देखते हैं जब ये क्लॉक सिग्नल 1 है तो ये मास्टर वाली जो ये मास्टर डी फ्लिप फ्लॉप डी लैच है इसका इनेबल को 1 मिल जाएगा। इनेबल को 1 मिलेगा तो इट मीन्स कि जो भी डी पे होगा वो वाई पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि इसका इनेबल 1 हो गया। इनेबल 1 होने का मतलब ये है कि इस डी लैच की आउटपुट को वाई का होगा। इनेबल जब जब ये क्लॉक सिग्नल 1 होगा तो मास्टर का इनेबल 1 हो जाएगा। जब मास्टर का इनेबल 1 होगा तो जो डी पे होगा वही वाई पे होगा। तो डी डाटा इज़ गोइंग टू ट्रांसफ़र इन वाई, या डी का डाटा लोड हो जाएगा वाई के ऊपर। जब ये क्लॉक 1 होगा तो ये स्लेव यहाँ पे 1 आएगा और स्लेव का इनेबल 0 हो जाएगा। जब स्लेव का इनेबल 0 होगा तो स्लेव डी लैच की जो आउटपुट है क्यू वो चेंज नहीं होगी, वो मेमोरी स्टेट में रहेगी। तो क्यू के ऊपर इस क्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ये प्रीवियस वैल्यू जो भी थी उसको मेंटेन करेगा। इसी तरह जब क्लॉक 0 हुआ, पहले क्लॉक 1 था तो हमने देखा कि ये डी वाई के इक्वल था कि वाई इज इक्वल टू डी का डाटा वाई में ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन इस क्यू के ऊपर वाई का डाटा क्यू पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, क्यू के ऊपर नो चेंज था। अब जैसे ही हमने क्लॉक को 0 किया, क्लॉक को 0 करने से ये होगा कि ये इनेबल अब 0 होगा। 0 होने से अब ये मेमोरी स्टेट में चला जाएगा। मेमोरी स्टेट में जाने का मतलब ये है कि अब वाई चेंज नहीं हो सकेगा, वाई अब चेंज नहीं होगा। अब चाहे डी चेंज भी होता रहे, अब वाई का ऊपर चेंज नहीं होगा क्योंकि अब ये मेमोरी स्टेट में है। अब जब यहाँ पे 0 होगा तो ये वाला 1 हो जाएगा, और जब ये 1 होगा तो जो वाई के ऊपर होगा वही क्यू के ऊपर चला जाएगा। तो ये देखें, क्लॉक इज़ 0, वाई इज़ नॉट चेंजिंग, और वाई का जो डाटा यहाँ पे आ रहा होगा वो क्यू के ऊपर लोड हो जाएगा। वाई का डाटा क्यू के ऊपर लोड हो गया। तो आप ये देख सकते हैं इस सर्किट की इनपुट डी है और आउटपुट इसकी क्यू है, वाई इसकी इंटरमीडिएट आउटपुट है। तो जो डी है वो क्यू के ऊपर उस टाइम पे ट्रांसफ़र हुआ जब क्लॉक सिग्नल 1 से 0 के अंदर चेंज हुआ। जब क्लॉक सिग्नल 1 से 0 के अंदर चेंज हुआ तो वाई लोड हो गया क्यू के अंदर, और उससे पहले 1 से 0 से जब क्लॉक का सिग्नल चेंज नहीं हो रहा था, जब 1 से 0 के अंदर चेंज नहीं हो रहा था तो वाई डी के इक्वल था। जैसे ही 1 से 0 के अंदर चेंज हुआ वाई ट्रांसफ़र हो गया क्यू के ऊपर, और उस टाइम वाई इटसेल्फ कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये वाई भी एक्चुअली डी जो डी है वो वाई के ऊपर लोड हो रहा था, और वाई से डाटा क्यू की तरफ जा रहा था। लेकिन जो डाटा ट्रांसफ़र हुआ वो कब ट्रांसफ़र हुआ, जब क्लॉक सिग्नल 1 से 0 के अंदर चेंज हुआ। तो इसके ओवरऑल ऑपरेशन को मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब क्लॉक 1 है, क्लॉक के 1 होने से ये मास्टर इनेबल्ड है। इनेबल्ड होने का मतलब है कि जो डी पे है वही वाई पे है। तो अगर डी चेंज हो रहा है तो वाई भी चेंज हो रहा है, लेकिन उसका वो चेंज क्यू के ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि ये स्लेव जो है ये मेमोरी स्टेट में है। जैसे ये क्लॉक सिग्नल 0 हुआ, क्लॉक सिग्नल 0 होने से क्या हुआ कि ये अब मेमोरी स्टेट में चला गया। मास्टर के मेमोरी स्टेट में जाने से क्या होगा कि अब डी की जो भी वैल्यू है वो वाई के ऊपर नहीं आएगी। अब वाई कांस्टेंट हो गया, जो भी उसकी प्रीवियस वैल्यू थी डी की वो वाई के अंदर आ गई, और वही वैल्यू वाई से क्यू की तरफ शिफ्ट होगी, वाई से क्यू के अंदर लोड होगी। तो जो फाइनल अगर हम ओवरऑल बिहेवियर देखें डी से क्यू की तरफ, तो जो डी का डाटा वाई में लोड हो रहा है वाई से क्यू की तरफ जा रहा है, लेकिन जो इनपुट डी का जो डाटा है वो क्यू की तरफ उस टाइम पे क्यू पे उस टाइम लोड हो रहा है जब सिग्नल 1 से 0 के अंदर चेंज हो रहा है। ओके, ये इसको इसी तरह वर्डिंग में एक्सप्लेन किया है। व्हेन एवर क्लॉक सिग्नल गोज फ्रॉम 1 to 0, इनपुट डाटा ऑन डी इनपुट इज़ लोडेड ऑन क्यू आउटपुट। जब भी क्लॉक सिग्नल 1 से 0 के अंदर चेंज होगा तो इस डी इनपुट का जो डाटा है वो क्यू के ऊपर लोड होगा। तो इट मीन्स कि ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये नेगेटिव एज के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। तो जब भी नेगेटिव एज आएगा कि जब भी क्लॉक सिग्नल 1 से 0 के अंदर चेंज करेगा तो डी की जो भी वैल्यू है वो वाया क्यू आउटपुट क्यू के ऊपर लोड हो जाएगी।
फॉर ऑल अदर टाइम्स कि नेगेटिव एज के अलावा फॉर ऑल अदर टाइम्स के फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव लेवल है, नेगेटिव लेवल है या पॉजिटिव एज है, बाकी सारी टाइम्स के लिए क्यू आउटपुट होल्ड्स दिस डाटा, जो क्यू के ऊपर डाटा लोड हो गया वो उसको मेंटेन करेगा एंड डज नॉट चेंज, और उसको चेंज नहीं करेगा। ओके अब हम इसकी जो ये जो हमारे पास ये मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप है, इसको मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, या एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप, नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप। इसकी अगर मैं वर्किंग टाइमिंग डायग्राम से एक्सप्लेन करूँ तो वो किस तरह होगी। तो अज्यूम करेंगे ये क्लॉक का सिग्नल है, ये यूज़र के पास है, कोई भी वेव फॉर्म गिवन हो सकती है। इस तरह ये डी सिग्नल है, ये भी यूज़र के पास है, कोई भी सिग्नल गिवन हो सकता है। अब हमने करना क्या है, हमने वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है इस वाई इंटरमीडिएट आउटपुट की और क्यू की। तो इससे पहले कि मैं वेव फॉर्म्स को एक्सप्लेन करूं, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जब क्लॉक सिग्नल 1 होगा तो मास्टर उस टाइम पे एक्टिवेट होगा। मास्टर के एक्टिवेट होने का मतलब ये है क्योंकि इसका इनेबल 1 होगा तो डी इज़ इक्वल टू वाई, और जब क्लॉक सिग्नल 0 होगा तो ये डी एक्टिवेट हो जाएगा। डी एक्टिवेट होने का मतलब है ये मेमोरी स्टेट में होगा और ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो स्लेव एक्टिवेट होगा जब क्लॉक 0 होगा और मास्टर एक्टिवेट होगा जब क्लॉक 1 होगा। एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि वो अपना डाटा इनपुट से आउटपुट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मास्टर जो डी लैच है उसकी इनपुट डी है और आउटपुट वाई है, और जो स्लेव डी लैच है उसकी इनपुट वाई है और उसकी आउटपुट क्यू है। ओके अब सबसे पहले हम वाई की वेव फॉर्म ड्रा करते हैं, उसके बाद क्यू की वेव फॉर्म ड्रा करते हैं। ओके अब ये क्लॉक और डी ये इनपुट्स हैं, ये गिवन है। हमने वाई की आउटपुट ये वाली जो वाई है इस वाई की वेव फॉर्म को ड्रा करना है। ओके अब यहाँ पे क्योंकि क्लॉक 0 है, क्लॉक 0 होने का मतलब है कि ये मेमोरी स्टेट में है, और आप अज्यूम कर लें कि पहले ही जो इनिशियल वैल्यू वाई की 0 थी, तो क्लॉक 0 है, डी 0 है, और हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाई इनिशियली 0 था तो वाई को हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। अगर पहले हम अज्यूम कर लेते कि वाई 1 है तो ये वाई यहाँ 1 से स्टार्ट हो जाता, लेकिन इनिशियली हम अज्यूम कर रहे हैं कि वाई 0 था। तो क्लॉक सिग्नल क्योंकि 0 है तो मास्टर हमारा मेमोरी स्टेट में है। मेमोरी स्टेट में होने का मतलब है कि वो प्रीवियस वैल्यू ऑफ वाई को रिटेन करेगा। वो 0 है अज्यूम कर रहे हैं, वो 0 ही यहाँ पे रहेगी। आगे यहाँ पे देखें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्लॉक 1 है। क्लॉक 1 होने से क्या होगा कि मास्टर का इनेबल 1 हो जाएगा। मास्टर का इनेबल 1 होगा तो वाई विल बी इक्वल टू डी, तो जो डी की वेव फॉर्म है वही वाई की वेव फॉर्म होगी। तो डी यहाँ पे 0 है तो वाई को 0 कर दिया, डी यहाँ पे 1 है तो वाई को 1 कर दिया, और तो वाई डी को फॉलो करेगा उस टाइम तक जब तक ये इनेबल या क्लॉक सिग्नल 1 रहेगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्लॉक सिग्नल फिर 0 होगा, या क्लॉक सिग्नल के 0 होने से क्या हुआ कि मास्टर फिर मेमोरी स्टेट में चला गया। मेमोरी स्टेट में जाने का मतलब ये है कि अब वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो प्रीवियस वैल्यू वाई की आ गई थी वो मेंटेन रहेगी। तो 0 आने से पहले वाई की प्रीवियस वैल्यू 1 थी, तो अब इस जब तक ये क्लॉक सिग्नल 0 है ये वही 1 मेंटेन करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 1 ही ड्रॉ कर दिया। इस इंटरवल के दरमियान अगर ये डी चेंज भी हो रहा है तो उस चेंज का इफेक्ट वाई के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वाई अब मेमोरी स्टेट में है, प्रीवियस वैल्यू को रिटेन कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉक सिग्नल 1 हो गया। क्लॉक सिग्नल के 1 होने से क्या होगा कि मास्टर की इनेबल 1 होगी। मास्टर की इनेबल जब 1 हुई है तो फिर क्या होगा कि जो डी है वही वाई होगा। तो डी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, तो यही वाई का पैटर्न है, पहले 1 वाई, फिर 0, फिर 1। तो जब तक मास्टर का जब तक इनेबल 1 है तो जो डी है वही वाई है। तो डी ये पैटर्न इसकी ये वेव फॉर्म है तो वाई की भी वही वेव फॉर्म है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉक सिग्नल फिर 0 हो गया। जब क्लॉक सिग्नल 0 हो गया तो मास्टर का इनेबल 0 हुआ, जिससे मास्टर मेमोरी स्टेट में चला गया। मेमोरी स्टेट में जाने से क्या होगा कि जो प्रीवियस वैल्यू ऑफ वाई आ गई थी उसी को रिटेन करेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉक सिग्नल 0 है, तो उस टाइम पे प्रीवियस वैल्यू वाई की वैल्यू 1 थी, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वही वाई 1 रहेगा। डी अगर चेंज भी हो रहा होगा वो चेंज वाई के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा।
यहाँ पे आप देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्लॉक सिग्नल फिर 1 हो गया। क्लॉक सिग्नल 1 है तो मास्टर का इनेबल 1 है, मास्टर का इनेबल 1 है तो जो डी होगा वही वाई होगा। तो डी इस इंटरवल के अंदर पहले 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। तो उसी तरह वाई 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस इंटरवल में क्लॉक फिर 0 हो गया। क्लॉक 0 हुआ तो मास्टर डी लैच मेमोरी स्टेट में चला गया। मेमोरी स्टेट में जाना है का मतलब है कि प्रीवियस वैल्यू ऑफ वाई जो आ चुकी थी उसको रिटेन करेगा, और प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुकी थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो वाई की 0 वैल्यू मेंटेन रहेगी। और इस इंटरवल के अंदर अगर डी चेंज भी हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट वाई के ऊपर नहीं आएगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉक सिग्नल फिर 1 हो गया। 1 होने से मास्टर का इनेबल 1 होगा, मास्टर का इनेबल 1 होगा तो डी लोड हो जाएगा वाई के अंदर। तो यहाँ पे डी 1 है तो वाई भी 1 होगा। आगे क्लॉक यहाँ पे फिर 0 हो रहा है, क्लॉक 0 होगा तो जो मेमोरी स्टेट में चला गया मास्टर का डी लैच, मेमोरी स्टेट में जाने का मतलब ये हुआ कि जो प्रीवियस वैल्यू ऑफ वाई आ गई थी वो 1 थी, वही रिटेन रहेगी। तो वाई 1 आ गया यहाँ तक, यहाँ से आगे वही वाई 1 रिटेन रहेगा अनटिल के वो दोबारा 1 हो जाए क्लॉक सिग्नल। ओके, ये हमारी वाई की वेव फॉर्म बनी है। अब हमने डी की जो ये स्लेव डी लैच है इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, और उसकी इनपुट है वाई। और ये लैच कब एक्टिवेट हो रही है, ये एक्टिवेट हो रही है जब क्लॉक का सिग्नल 0 होगा, क्योंकि क्लॉक सिग्नल 0 होगा तो ये इनेबल 1 होगा, और जब ये इनेबल 1 होगा तो वाई विल बी इक्वल टू क्यू। और तो बस याद आपने ये रखना है कि ये जो स्लेव है, स्लेव डी लैच, ये उस टाइम पे एक्टिवेट हो रही है जब क्लॉक का सिग्नल 0 होगा, और जब क्लॉक का 1 होगा तो ये मेमोरी स्टेट में होगी। जब ये 0 है तो वाई से डाटा क्यू की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे देखें जी, क्लॉक सिग्नल 0 है तो क्लॉक सिग्नल 0 होने से क्या होगा कि इसका इनेबल 1 होगा, इनेबल 1 होगा तो वाई विल बी इक्वल टू क्यू। तो वाई यहाँ पे 0 है तो क्यू भी 0 कर दिया, जो वाई होगा वही क्यू होगा जब तक क्लॉक 0 रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉक सिग्नल 1 है। अगर क्लॉक सिग्नल 1 है तो ये स्लेव मेमोरी स्टेट में, मेमोरी स्टेट में होने का मतलब है कि प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करेगा। तो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 0 की वैल्यू ही रहेगी, तो वो हमने 0 बना दी यहाँ तक। अब इस क्लॉक का नेगेटिव लेवल आया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्लॉक के नेगेटिव लेवल जब आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने का मतलब है कि जो वाई होगा फिर वही क्यू होगा। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई हमारा 1 पे है तो क्यू भी 1 पे रहा, पहले 0 था, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने का मतलब है कि मेमोरी स्टेट से बाहर आ गया। तो जो वाई होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई 1 है तो ये वाई यहाँ पे 1 हो गया। आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लॉक सिग्नल फिर 1 हो गया। क्लॉक सिग्नल के 1 होने से स्लेव मेमोरी स्टेट में चला गया। मेमोरी स्टेट में जब जाएगा तो प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करेगा। तो यहाँ से ये प्रीवियस वैल्यू 1 आ चुकी थी यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो भी 1 रिटेन रह गया। आगे दोबारा यहाँ पे इस इंटरवल के अंदर क्लॉक सिग्नल 0 हो गया। क्लॉक सिग्नल 0 से दोबारा होगा तो ये स्लेव दोबारा एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने का मतलब मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ कि डाटा वाई से क्यू की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे वाई क्लॉक सिग्नल 0 है तो स्लेव का एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे दोबारा वाई 1 है तो वही वाई 1 ही रहा कि वाई जो वाई होगा वही क्यू होगा। तो वाई 1 है तो क्यू भी 1 है। आगे इस इंटरवल के अंदर क्लॉक 1 हो गया। क्लॉक 1 होगा तो मेमोरी स्टेट का मतलब है प्रीवियस वैल्यू को एक्सटेंड करना। तो प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे हमने 1 को एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे इस इंटरवल से लेकर यहाँ तक क्लॉक सिग्नल 0 है। क्लॉक सिग्नल 0 है तो मींस के स्लेव एक्टिवेटेड है। स्लेव के एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि जो वाई होगा वही क्यू होगा, और वाई यहाँ पे 0 है तो वही 0 क्यू के ऊपर लोड हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखें क्लॉक का पॉजिटिव लेवल आया। दोबारा पॉजिटिव लेवल आने का मतलब है कि स्लेव मेमोरी स्टेट में है। मेमोरी स्टेट में होने का मतलब है कि प्रीवियस वैल्यू को रिटेन करना है। तो ये प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुकी थी, तो जब तक क्लॉक का पॉजिटिव लेवल रहेगा वो मेमोरी स्टेट में है तो यही प्रीवियस वैल्यू 0 वाली वो रिटेन रखेगा।
नेक्स्ट क्लॉक का दोबारा ज़ीरो आ गया, क्लॉक का ज़ीरो आया तो इट मीन्स कि स्लेव एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड होने का मतलब ये है कि उसकी इनपुट से डाटा आउटपुट की तरफ जा सकता है। तो उसकी इनपुट वाई है, वाई पे 1 है उस टाइम, तो क्यू भी 1 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इस सर्किट की टाइमिंग डायग्राम है या वेव फॉर्म है। अब इस सर्किट में जस्ट एक पॉइंट नोट करने वाला है कि ये मैंने एजेस बनाए हुए हैं, ये नेगेटिव एज एरोवेट के साथ शो किया है, ये नेगेटिव एज है, ये नेगेटिव एज है और ये नेगेटिव एज। तो नोट करने वाली बात ये है कि जब भी नेगेटिव एज आए इन वेव फॉर्म्स के अंदर, जब भी नेगेटिव एज आ रहा है कि क्लॉक सिग्नल 1 से 0 के अंदर चेंज हो रहा है, जो डी का डाटा है वही क्यू के ऊपर आ रहा है। अब ये देखें, अब ये एक दफ़ा इस वाई को भूल जाएं, ये क्लॉक सिग्नल है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, तो नेगेटिव एज आया, उस टाइम पे डी यहाँ पे 1 था, डी 1 था तो क्यू उससे पहले 0 था, क्यू यहाँ पे 1 हो गया। अब नेक्स्ट नेगेटिव एज आने तक ये 1 मेंटेन रहेगा और नेक्स्ट नेगेटिव एज यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा क्यू के अंदर मेंटेन रहा, 1 रहा। अब जब नेक्स्ट नेगेटिव एज आया, दोबारा हमने डी को देखा तो डी दोबारा 1 था, तो दोबारा 1 लोड हो गया। तो वेव फॉर्म अब नेक्स्ट जो थर्ड नेगेटिव एज आएगा वहाँ तक भी वही 1 मेंटेन रहेगा। अब जब ये थर्ड नेगेटिव एज आया, उस टाइम पे डी 0 था, अब ये डी 0 क्यू के अंदर लोड हो गया। अब ये क्यू के अंदर मेंटेन रहेगा अनटिल नेक्स्ट नेगेटिव एज, तो ये नेगेटिव एज आ रहा है नेक्स्ट, और यहाँ पे डी 1 हो गया तो क्यू के ऊपर भी 1 आ गया। तो अगर मैं क्लॉक का और क्यू का और डी का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखूँ, इस इंटरमीडिएट वाई को एक दफ़ा इग्नोर कर दूँ, तो ओवरऑल बिहेवियर ये सामने आ रहा है कि जब क्लॉक का नेगेटिव एज जाता है कि क्लॉक सिग्नल 1 से 0 के अंदर चेंज होता है, तो उस टाइम पे डी की जो भी वैल्यू है वो क्यू के ऊपर लोड हो जाती है, और वो वैल्यू क्यू के ऊपर जब लोड हो जाती है वो मेंटेन रहती है अनटिल नेक्स्ट नेगेटिव एज कम्स। जिस तरह ये फर्स्ट नेगेटिव एज आया, डी 1 था तो क्यू 1 हो गया, सेकंड नेगेटिव एज आया, डी 1 था तो क्यू भी 1 है, थर्ड नेगेटिव एज आया, डी 0 था तो क्यू 0 हो गया, फोर्थ नेगेटिव एज आया तो डी 1 था तो क्यू भी 1 हो गया। इट मीन्स के जो डी से क्यू की तरफ जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ है उस टाइम पे ट्रांसफ़र हो रहा है जब क्लॉक का नेगेटिव एज आ रहा है 1 से 0 के अंदर। तो यहाँ पे ये मास्टर डी फ्लिप फ्लॉप, यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स समझ आए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि फ्लिप फ्लॉप में डाटा हमेशा ट्रांसफ़र होगा एज के ऊपर, चाहे वो पॉजिटिव एज हो या नेगेटिव एज हो। सेकंड, इस पर्टिकुलर मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में जो अभी हम ये स्टडी कर रहे हैं, इसमें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है जब क्लॉक सिग्नल 1 से 0 के अंदर चेंज हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप को हम नेगेटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। नेगेटिव एज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्लॉक के नेगेटिव एज के ऊपर डाटा ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके जी, तो ये हमारा कुछ अब जो फाइनल जो हमने ऊपर डिस्कशन की उससे कुछ पॉइंट्स हैं। फ्रॉम अबव वेवफॉर्म्स इट इज़ सीन दैट द आउटपुट क्यू इज़ लोडेड विद वैल्यू ऑफ डी ओनली व्हेन क्लॉक सिग्नल चेंजेस फ्रॉम 1 to 0 नेगेटिव एज। कि ऊपर वाली वेवफॉर्म से या जो ऊपर हमने एनालिसिस किया मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप का, उससे हमें ये पता चला कि डी से डाटा आउटपुट क्यू की तरफ उस टाइम पे लोड होता है जब क्लॉक सिग्नल चेंज हो 1 से 0 की तरफ, ओनली ऑन नेगेटिव एज। बाकी 3 स्टेट्स फॉर एग्जांपल क्लॉक का पॉजिटिव लेवल आया, क्लॉक का पॉजिटिव एज आया, क्लॉक का नेगेटिव लेवल आया, उस टाइम पे जो डी के ऊपर जो भी डाटा है वो क्यू के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और उस टाइम के अंदर क्यू अपनी जो भी उसकी प्रीवियस वैल्यू थी उसको मेंटेन रखेगा। So overall this flip flop can be called as negative edge triggered D flip flop। और ये इसका सिंबल है, ये जो ऊपर सारा सर्किट हमने पढ़ा है, ये वाला आगे सारी की ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, नॉट गेट और ये 2 लैचेस मिला के अगर एक ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो ये डी, ये क्लॉक और ये क्यू, यहाँ पे क्यू बार हमने शो नहीं किया हुआ, अगर आप चाहें तो वो भी इसका भी क्यू बार
और इसका वाई बार भी शो कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर इस नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप का अगर आप ग्राफिकल सिंबल बनाएं तो वो ये सिंबल है जो ऊपर हमने पढ़ा है। डी इनपुट है, क्लॉक इनपुट है, क्यू और क्यू बार, और ये क्लॉक के साथ ये छोटा सा एरो हेड है और ये बबल नेगेटिव को शो कर रहा है और ये एरो हेड फ्लिप फ्लॉप को शो कर रहा है। अगर आपको ये याद हो लास्ट हमने जो सिंबल ऊपर देखा था डी लैच का, ये देखें ये डी लैच, यहाँ पे एरो हेड नहीं है, तो लैच के सिंबल में एरो हेड नहीं होता, तो और फ्लिप फ्लॉप के सिंबल में एरो हेड आता है। तो ये यहाँ पे ये एरो हेड ये बता रहा है कि ये फ्लिप फ्लॉप है, लैच नहीं है, और ये बबल ये बता रही है कि ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। इस तरह अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड डी फ्लिप फ्लॉप हो तो उसमें बबल नहीं आएगा, एरो हेड आएगा। ओके, अगर हम इसका ओवरऑल बिहेवियर लिखना चाहें इस नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप, ये ऊपर वाली वेव फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के बाद, ये सारी थ्योरी इसकी पढ़ने के बाद, अगर हम इसके जस्ट एक समरी या एक टेबल लिखना चाहें तो ये बनेगा। क्लॉक ये डाउनवर्ड एडवेयर ये बता रही है कि क्लॉक का नेगेटिव एज, जब क्लॉक का नेगेटिव एज आ रहा है तो अगर डी ज़ीरो है तो क्यू ज़ीरो होगा, क्लॉक का नेगेटिव एज आ रहा है अगर डी वन होगा तो क्यू वन होगा, और क्यू बार हमेशा उसका अपोजिट होगा क्यू का। और जब क्लॉक ज़ीरो है, क्लॉक ज़ीरो होने का मतलब है क्लॉक का जब नेगेटिव लेवल है तो उस टाइम पे डी जो मर्ज़ी है क्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह अगर क्लॉक का पॉजिटिव लेवल है तो डी जो मर्ज़ी है क्यू के ऊपर फिर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग है कि डाटा डी से क्यू की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है ओनली ऑन द नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक। बाकी क्लॉक के सारे टाइम के लिए पॉजिटिव लेवल पे, नेगेटिव लेवल पे, पॉजिटिव एज पे क्यू अपनी प्रीवियस वैल्यू को मेंटेन रखता है। अब इसी तरह पॉजिटिव एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप उसकी ये वर्किंग है कि जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा या अपवर्ड एरो हेड अब क्लॉक के पॉजिटिव एज को शो कर रहा है, जब क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा तो अगर डी ज़ीरो है तो क्यू ज़ीरो होगा, अगर क्लॉक का पॉजिटिव एज जाएगा तो डी अगर वन होगा तो क्यू वन होगा। इस तरह अगर क्लॉक ज़ीरो है मतलब क्लॉक का नेगेटिव लेवल है तो क्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, और अगर क्लॉक वन है या पॉजिटिव लेवल है क्लॉक का तो फिर भी क्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप जो हमने उसकी वर्किंग पढ़ी, ये उन दोनों के फाइनल फंक्शन टेबल्स हैं। अब क्योंकि आप लोग CS के हैं तो आपको इफ़ एल्स की बात ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये जो मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप या ये जो टेबल हमने लिखा है, इसको अगर मैं इफ़ एल्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये जो पूरा का पूरा ऊपर हमने ये सर्किट पढ़ा है, ये इसकी वेव फॉर्म्स हैं, ये इसका सर्किट है, दो लैचेज़ हैं, एक नॉट गेट है, इस सारे को हम ये दो लाइनों के इफ़ एल्स स्टेटमेंट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ़ क्लॉक इज़ इक्वल टू नेगेटिव एज, कि क्लॉक का जब नेगेटिव एज जा रहा है देन क्यू इज़ इक्वल टू डी, तो फिर डी की जो डी के ऊपर है वही क्यू के ऊपर है, जो डी की वेव फॉर्म होगी वही क्यू की वेव फॉर्म होगी। एल्स जब क्लॉक का नेगेटिव एज नहीं है तो बाकी सारे टाइम पे क्यू की नो चेंज, जो क्यू की प्रीवियस वैल्यू है वही मेंटेन रहेगी। तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर का इफ एल्स की फॉर्म में वर्किंग है। इस तरह अगर मैं इस टेबल को इफ एल्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूँ, इफ़ क्लॉक इज़ इक्वल टू अपवर्ड एरो हेड, अपवर्ड एरो का मतलब ये है अगर क्लॉक का पॉजिटिव एज जा रहा है तो सिर्फ उस टाइम पॉजिटिव एज जब आएगा या उस ट्रांजिशन के अंदर क्यू इज़ इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू जो डी की वैल्यू है वही क्यू की वैल्यू होगी। एल्स फॉर ऑल अदर टाइम्स के जब नेगेटिव लेवल क्लॉक का मौजूद है या क्लॉक का पॉजिटिव लेवल मौजूद है या क्लॉक का नेगेटिव एज मौजूद है तो उस टाइम पे क्यू की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो क्यू की प्रीवियस वैल्यू होगी वही मेंटेन रहेगी। तो जो हमने ये मास्टर स्लेव डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, उनकी आप फाइनली आप कह लेंगे जो समरी पॉइंट है वो ये है, ये दो पॉइंट्स हैं या ये दो टेबल्स हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस है। लैचेस आर द लेवल सेंसिटिव डिवाइसेस दैट इज़ data transfer from the input to the output only when the positive or negative level of the control or enable signal comes. Flip flops are the
एज ट्रिगर्ड या एज सेंसिटिव डिवाइसेस। एज सेंसिटिव डिवाइसेस का मतलब ये है कि जब पॉजिटिव या नेगेटिव एज जाएगा क्लॉक का या कंट्रोल सिग्नल का या इनेबल सिग्नल का, तब वो डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज़ वो अपनी मेमोरी स्टेट को मेंटेन रखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।